हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आई होप कि आज जो आपका एलटी का एग्ज़ाम हुआ है वो आप सभी का बहुत बेहतर हुआ होगा। आज 18 अगस्त 2024 को असिस्टेंट टीचर मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ है उसमें जो फिजिक्स सेक्शन है उसमें 25 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे। उन 25 क्वेश्चन का हम लोग डिटेल्ड सोल्यूशन इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आपके पास जो पूछे गए क्वेश्चन है वो हम लोगों ने, आप अपने कोड के हिसाब से देख लीजिएगा, जो कोड आपके पास रहा होगा हमने ये सीक्वेंस में क्वेश्चन लगा रखे हैं, राइट। जरा देखिए, आपके पास जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट करेक्टली द मैक्सवेल्स इक्वेशन। चार ऑप्शन है आपके पास। देखिए, जो मैक्सवेल्स इक्वेशन होता है लीनियर डायलेक्ट्रिक में वो उसको लिखा जाता है डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे प्लस डेल ई ओवर डेल टी, जहां पर डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और डी को लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ई प्लस डी। और इस डी को आप यहां पर रखिए तो आप पाओगे डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू जे, जहां जे क्या है, करंट डेंसिटी कंडक्शन करंट डेंसिटी, एंड प्लस डेल ई ओवर डेल टी एप्सिलॉन नॉट ई प्लस पी। तो आप देखोगे कि आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि द स्पीड एट विच द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डबल्ड ऑफ इट्स रेस्ट मास। जो मास है वो जो ट्वाइस एम नॉट कर दिया गया है रेस्ट मास के, तो पूछा गया है कि किस स्पीड पर इसका मास जो है ट्वाइस एम नॉट हो जाएगा, राइट। तो आप जरा देखिए, यहां पर जो आपके पास m है, जो रिलेटिविस्टिक मास है वो था एम नॉट अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो जो m है वो ट्वाइस एम नॉट गिवन है क्वेश्चन में। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो एम नॉट से एम नॉट कैंसिल आउट, 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दिस इज 1/2। और इसको आप स्क्वायरिंग करोगे तो यहाँ 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दिस इज 1/4। और आप यहाँ से बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, ये बनेगा 3/4 और v इज इक्वल टू रूट 3/2c। अब आप c का वैल्यू रख लीजिएगा, राइट। तो c का वैल्यू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, आपके पास बन रहा है 3√3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे दिस इज 2.598 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो आपके पास जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास पूछा गया है वो है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। बीसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन पूछा गया था। चार ऑप्शन आपके पास थे। देखिए, जब हम लोग एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं ना, तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन होता है वॉल्यूम ऑफ इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने हैं अपॉन द वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल। बीसीसी में अगर आप इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम देखोगे तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम आते हैं 2, क्योंकि बीसीसी का जो स्ट्रक्चर है वो जरा देखिए। बीसीसी का जो स्ट्रक्चर होगा वो देखिए, कॉर्नर पर होंगे एटम्स और एक एटम होगा सेंटर पर, दिस इज कॉल्ड बॉडी सेंटर क्यूबिक, राइट। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन होता है जो कॉर्नर पे है 1/8 इंटू 8, तो 1 कंट्रीब्यूशन एंड प्लस 1, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम विल बी 2, तो 2 हो जाएगा। और 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द वन एटम, सो आर इज द रेडियस ऑफ द एटम, तो 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज ए क्यूब। और अगर आप देखोगे कि अगर आप इस डिस्टेंस को निकालोगे तो ये कुछ ऐसे लगा होगा, अगर आप लोगों ने यहां पर देखा होगा तो ये आपके पास है। तो ये आपके पास बनेगा ये डायगोनल, ये क्या जाएगा, ये आपके पास क्या है, ये डायगोनल है किसका, क्यूबिक का। तो ये कितना बनेगा, r2r, ये हो जाएगा। तो जो 4r है वो आपके पास √3a बनेगा, जहां से r इज इक्वल टू या a इज इक्वल टू 4r/3, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट। अब आप यहाँ पर a की वैल्यू रख लीजिएगा, उसका क्यूब कर लीजिएगा। इसको जब आप थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट कर सकते हो, ये आपके पास 8 बन जाएगा। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट, व्हाट यू विल गेट √3 पाई/8। इसको आप लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो आपको मिलेगा 0.68, जो कि 68% है। तो बीसीसी के अंदर जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो 68% होता है। तो हेंस आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, राइट। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अ फ्यू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सैटेलाइट एंड द प्लैनेट्स आर गिवन बिलो। क्या क्या दे रखा है, द रेशियो बिटवीन द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट क्लोज टू द अर्थ। ये जरा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राइट। यहां पर एक क्लोज टू द अर्थ लिखा गया है, एंड द वेलोसिटी, escape velocity ve for a body thrown from the earth surface is v naught
VE बाई रूट टू, ये आपको दे रखा V नॉट VE बाई रूट टू, राइट। सेकेंड ऑप्शन में है द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू द अर्थ हैपेंस टू इंक्रीज बाय रूट टू टाइम, कि अगर आप रूट टू टाइम इंक्रीज करोगे द सैटेलाइट वुड एस्केप, मतलब वो सैटेलाइट के एस्केप वेलोसिटी के इक्वल हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू केपलर्स लॉ द मोशन ऑफ अ प्लैनेट द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट रिमेन सेम। तो एरियल वेलोसिटी तो सेम होता है, हालांकि ये जो स्टेटमेंट है ये तो बिल्कुल सही है, एरियल वेलोसिटी का तो सही है, इनको भी चेक कर लेते हैं। एक पूछा गया है द रिलेशन of the time taken by the planet to revolve around the sun t and the mean radius of the orbit is t cube by, यहां दे रखा है t cube is directly proportional to r square, ऐसा ये भी गलत है, क्योंकि आप देखोगे ना केपलर्स लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ कहता है कि जो t स्क्वायर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब होता है, राइट। टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब, तो ये भी गलत है, राइट। तो थर्ड तो सही है, इन दोनों को अभी देख लेते हैं। जरा देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, मान लीजिएगा ये कोई अर्थ है, इसका मास me, रेडियस re, उसके r डिस्टेंस पर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, तो सैटेलाइट का जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होगा वो होगा gme अपॉन r और रूट r क्या है re रेडियस प्लस मान लीजिएगा कि h हाइट पर है तो re प्लस h। क्वेश्चन में लिखा गया है, क्वेश्चन आप देखिएगा तो यहाँ पर लिखा गया है कि क्लोज टू द अर्थ, तो क्लोज टू द अर्थ मींस r इज अप्रोक्सीमेट टू re, क्योंकि ये बहुत क्लोज है, तो जो r होगा वो re का अप्रोक्सीमेट होगा। यहाँ पर v नॉट जो बनेगा आपके पास रूट ऑफ gme अपॉन r। अब अगर आप एस्केप वेलोसिटी को देखोगे तो बनता v दैट इज इक्वल टू 2 gme अपॉन re का रूट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से देखिए v नॉट अपॉन ve को करिए, आपको मिलेगा 1 अपॉन यू विल गेट द 1 अपॉन, अगर आपके पास v नॉट है और आपके पास ve है तो आपको ये मिलेगा रूट टू, sorry v naught over ve you will get the 1 by root 2, right, 1 upon root 2, so v naught over ve you will get the 1 upon root 2, gme over re क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहीं से देखिए आप जब ve करोगे तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इधर को कर लीजिएगा रूट टू, तो रूट टू वी नॉट। अब आप आइए, क्योंकि दो ऑप्शन हमारे पास बचे हुए थे उनको हम लोग देख लेते हैं, क्या है ऑप्शन जरा देखिए। द रेशियो बिटवीन द ऑर्बिटल वेलोसिटी और जो आपके पास v नॉट और ve है वो रूट टू आ रहा है, बल्कि v नॉट ये गलत है, क्यों, क्योंकि जो v ओवर v नॉट ऑर्बिटल वेलोसिटी और अपॉन एस्केप वेलोसिटी वो 1 बाई रूट टू है, तो आपके पास ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए जरा, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू द अर्थ हैपेंस टू इंक्रीज बाय रूट टू, अगर ऑर्बिटल वेलोसिटी को रूट टू से अगर इंक्रीज किया जाए तो एस्केप वेलोसिटी हो जाएगा, मतलब आपके पास जो सैटेलाइट है वो एस्केप करेगा। जरा देखिए, तो यहाँ पर देखिए अगर आप ऑर्बिटल वेलोसिटी को रूट टू से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो एस्केप वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगा, इसका मतलब हेंस आपके पास ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट होगा। तो आपके पास सेकेंड एंड थर्ड करेक्ट है, तो सेकंड स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, तो स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट का मतलब ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट, देखिए मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो देखिए मान लो ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, राइट, कोई एक पेंडुलम ले लेते हैं, तो आप देखोगे ये रेफरेंस ले लेते हैं, अदरवाइज यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी, लेकिन रेफरेंस ले लिया तो हमने जीरो ले लिया। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर मैक्सिमम होगी, एक्सट्रीम पॉइंट पर पोजीशन पर क्या होता है, देखिए पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम एंड पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, ये होता है। देखिए जब पोटेंशियल एनर्जी देखोगे ना आप किसी भी एक हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए या किसी सिंपल पेंडुलम के लिए, तो क्या बनेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो आपसे पूछा गया कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द मैक्सिमम पोटेंशियल जिस समय मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल मींस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर देखिए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो ये क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मतलब यहां पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, राइट। नेक्स्ट चलिए, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, राइट, तो इसलिए ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, फोटोन ऑलवेज, देखिए फोटोन जो होता है ना वो बोसोन होते हैं, फोटोन जो है वो क्या है, बोसोन है, राइट। अगर फोटोन बोसोन है तो इसका मतलब
Bose-Einstein statistics, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है द बैंडविड्थ ऑफ द फोर्स ऑसिलेटर एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू। देखिए टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम दे रखा है। जो बैंडविड्थ डेल्टा ओमेगा है वो रिलेट करता है रिलैक्सेशन टाइम के साथ। डेल्टा ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज इक्वल टू 1 अपॉन टाउ। 1 अपॉन टाउ मींस ओमेगा 2 एंड माइनस ओमेगा वो, क्योंकि ये बैंडविड्थ है तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन टाउ। तो आपके पास ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटॉमिक रेडियस ऑफ अ सिंपल क्यूबिक सेल इज। मान लो सिंपल क्यूबिक सेल है, ये आपके पास एक सिंपल क्यूबिक सेल है। सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, सिर्फ कॉर्नर्स पे आपके एटम्स होंगे। यहाँ पर एटम्स है, यहाँ पर एटम्स है, यहाँ पर सारे कॉर्नर पर आपके एटम्स है, राइट। एक एक एटम आपके कॉर्नर पर है। तो आपके पास रेडियस कैसे बनेगा? एक्चुअली ये क्या होता है, ये तो जो लेटिस पैरामीटर है वो तो हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए या उसको समझने के लिए क्या करते हैं, अदरवाइज ये लगे कैसे होते हैं, इसीलिए तो हम लोग एटॉमिक पैकिंग फ्रिक्शन निकालते हैं। ये देखिए आप, तो यहाँ पर आपके पास बनेगा आर आर, ये है एक एटम का रेडियस, तो 2r इज इक्वल टू लेटिस पैरामीटर a, सो r इज इक्वल टू a/2। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का 0 डिग्री सेल्सियस पर आरएमएस वैल्यू पूछी गई है। अब जरा देखिए आरएमएस वैल्यू के लिए, देखिए जो फॉर्मूला है आरएमएस का, वीआरएमएस का क्या होता है 3 kBd/m। m क्या है? मास ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस। हमारे पास क्योंकि ऑक्सीजन दे रखा है तो मोलर मास आप चाहेंगे तो इससे भी कर सकते हैं, मास निकाल दें, क्योंकि जो मास है वो मोलर मास ऑफ एवोगाड्रो नंबर है होता है। आप एवोगाड्रो नंबर रख के इसकी वैल्यू भी यहाँ पर रख सकते हो, या आप ऐसे कर लीजिएगा कि यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा यहाँ, और एवोगाड्रो से यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो देखिए m/, ये है मोलर मास, दिस इज द मोलर मास, ये है मास ऑफ मॉलिक्यूल, दिस इज द मोलर मास, दिस इज द एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पर जो m बनेगा वो बनेगा मास इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो ये मास इंटू एवोगाड्रो नंबर क्या बन जाएगा? मोलर मास। और kBna, देखिए आप देखोगे जो गैस कांस्टेंट है वो kB इंटू क्या बनता है? एवोगाड्रो नंबर, राइट। या अगर आप kB को देखोगे तो क्या गैस कांस्टेंट ओवर एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पर बन जाएगा यही फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा। अगर Na एवोगाड्रो नंबर से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 3RT ओवर m। m क्या है? मोलर मास। T टेम्परेचर, पर टेम्परेचर किस में चाहिए? केल्विन में। तो केल्विन में ऑब्वियसली आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा, इसको हम लोग केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे तो 0 + 273 कर देंगे, तो दिस इज 273 केल्विन, राइट। R की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन, एंड दिस इज मोलर मास है 1, अगर 1 है तो 32, O2 तो कितना हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल, राइट। ये वैल्यू आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, आपको VRMS अप्रोक्सीमेट 461 के आसपास मिलेगा, राइट। मैं बार बार कह रहा हूं आपका पेपर जो है, अगर आप मेरे से पूछोगे कि सर इसका एनालिसिस किया जाए तो आपका पेपर मॉडरेट था। मॉडरेट होने का सिर्फ मेरा ये रीजन है आपको बोलने का कि मॉडरेट सिर्फ एक वजह से है, क्योंकि जो कैलकुलेशन है वो आपके पास थोड़ा सा रिगरस कैलकुलेशन है। मींस अगर कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन आपको, मतलब इतना टाइम आपको नहीं दिया जा रहा जिस हिसाब से कैलकुलेशन, दैट्स व्हाई योर पेपर इज मॉडरेट, अदरवाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरी सिंपल, ओके। तो यहां पर देखिए, सो VRMS इज इक्वल टू 461। तो अब जरा देखिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट इज द इनर्शियल मास एसोसिएटेड विद द लाइट पल्स ऑफ द एनर्जी hν। hν में अगर आप लोग देखिएगा तो E इक्वल टू mc², एनर्जी आप रख लीजिएगा hν, hν इक्वल टू mc², जहां m जो है ये इनर्शियल मास है, m इक्वल टू hν/c², राइट। तो hν/c², ऑप्शन सी। देखिए अगर आप चाहते तो इसको डायमेंशन एनालिसिस से कर सकते थे। अगर बाय द वे किसी को ये भी नहीं आ रहा था, आपसे पूछा गया इनर्शियल मास, तो मास का जो यूनिट है वो केजी, मतलब क्या होना चाहिए भाई, मान लो केजी किलोग्राम में होना चाहिए, मतलब जो भी आपके पास होगा वो मास के टर्म में होना चाहिए, मतलब उसका जो यूनिट है वो मास आना चाहिए, राइट। तो जरा इन चारों ऑप्शन का एनालिसिस करके देख सकते हैं, इसको हम लोग डायमेंशन एनालिसिस कहते हैं। मैंने कई बार आपको बताया है, जब हम लोग क्लासरूम में भी डिस्कस कर रहे थे, तो बहुत से स्टूडेंट जो इसी क्लासरूम के होंगे उनसे मैंने यही कहा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन इस टाइप से आता है तो आप उसको चाहो तो डायमेंशन से कर सकते हो। देखो क्योंकि c लैम्डा है तो c हो गया मीटर पर सेकेंड, लैम्डा हो गया मीटर, तो ये कभी भी मास का यूनिट नहीं बनेगा,
दिस इज नॉट द यूनिट ऑफ मास। केजी जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ मास का यूनिट नहीं है, तो ये तो है नहीं ऑप्शन, ये तो है नहीं। एच सी, दिस इज एच, सेकेंड ऑप्शन देखिए जरा क्या है, सेकेंड है एच सी बाई लेमडा। तो अगर आप देखोगे एच सी बाई लेमडा, तो ये भी आपके पास नहीं बनेगा, क्योंकि एच का अगर आप लोग लेके चलोगे तो जूल सेकंड आ जाएगा, फिर आपके पास क्या बनेगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और ये लैम्डा, तो ये भी आपके पास नहीं बनेगा। सेकंड देखिए आप, चलो इसको मैं एक बार करेक्ट कर लूं कि ये इसके पास आपके पास मतलब जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट है या नहीं। मैं सारे ऑप्शंस आपके एक बार देख लेता हूँ। एच सी बाई लेमडा करेक्ट है, ठीक है। तो ये भी अगर आप देखोगे तो ये भी आपके पास किसका, ये मास का यूनिट नहीं बनेगा, क्योंकि एच सी बाई लेमडा अगर आप देखोगे तो सी बाई लेमडा न्यू बन जाएगा, ये एनर्जी बन जाएगी, राइट। एच न्यू बाई सी स्क्वायर, एच न्यू बाई सी स्क्वायर जब आप लिखते हो, जैसे आपने लिखा ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो ई को आपने एच न्यू लिखा, ये एम सी स्क्वायर लिखा, तो एच न्यू बाई सी स्क्वायर, ये तो मास ही हो गया ना, तो मास का यूनिट तो देगा ये, तो ये मास का यूनिट है। अब आ जाइए आप न्यू बाई सी, तो न्यू बाई सी मतलब 1/सेकंड है, और आपके पास सी देखोगे तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा, तो ये भी आपके पास मास का यूनिट नहीं होगा। तो अगर आप डायमेंशनली भी देखोगे तो मास का यूनिट ऑप्शन सी ही करेक्ट हो रहा था, तो आप डायमेंशन एनालिसिस से भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे, जिससे आपको ऑप्शन सी करेक्ट मिलता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। देखिए जो पैरा और फेरोमैग्नेटिक है वो दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्योंकि आपको पता है कि क्यूरी टेम्परेचर पर दोनों का ट्रांजिशन होता है, राइट। तो पैरा डिपेंड करेगा, फेरो डिपेंड करेगा, और पूछा क्या गया है कि कौन सा रॉन्ग है, तो रॉन्ग में देखिए जरा, पैरामैग्नेटिक डज नॉट, पहले तो यही है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। क्यों, देखो डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी डज नॉट, ये डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट होता है। अदरवाइज पैरामैग्नेटिक डिपेंड ऑन टेम्परेचर, बिल्कुल डिपेंड करता है। फेरोमैग्नेटिक डिपेंड ऑन टेम्परेचर, बिल्कुल डिपेंड करता है, क्योंकि आपने देखा होगा जब आपने जब कभी ये टॉपिक पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा क्यूरी टेम्परेचर पर इनका क्या होता है, ट्रांजिशन होता है, तो इसका मतलब पैरा और फेरो तो डिपेंड करेगा, तो इसका मतलब पैरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, यही गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, द रेशियो बिटवीन द probabilistic of the spontaneous and the stimulated emission varies with, अगर देखिए पहले आप दोनों जब आप लेजर पढ़ते होंगे है ना, तो लेजर में आपने देखा होगा कि अगर कोई एटम, मान लो ये एक्साइटेड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट में कब तक रहता है, 10⁻⁸ सेकंड तक, राइट। 10⁻⁸ सेकंड बाद खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। जब ये खुद ब खुद नीचे आएगा तो है क्या, आप देखिए आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड वेरीज एज, तो स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड कैसे होगा, पहले उसको समझ लेते हैं कि अगर ये 10⁻⁸ सेकंड बाद नीचे आएगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा स्पॉन्टेनियस एमिशन, राइट। ये जो एमिशन देगा स्पॉन्टेनियस है। तो यहां पर हम लोग अगर आइंस्टाइन कोएफिशिएंट देखेंगे दैट इज A21, और यहां पर क्या होता है कि आपका मान लो यहां पर एक्साइटेड स्टेट पे कोई एटम है, राइट, आपका एक h न्यू फोटोन आया, और वो आया उसने क्या किया, थर्मल वाइब्रेशन के थ्रू उसे 10⁻⁸ सेकंड से पहले ही वो नीचे आ गया, तो इसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन ही रिस्पॉन्सिबल होता है लेजर के लिए, राइट। तो उसको हम लोग लिखते हैं B21 से। ये रेशियो अगर आप लोग देखोगे जब इसको सॉल्व करते हैं तो A21/B21 आता है 8πh न्यू क्यूब ओवर सी क्यूब, जहां h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। न्यू अगर आप यहां पर होगा तो न्यू आपके पास फ्रीक्वेंसी है, तो अगर आप देखोगे तो जो ये रेशियो है, रेशियो विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू क्यूब, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a rod 1 meter long is moving along the length with velocity 0.6 c, what will be its length as it appeared to be observer moving with the rod itself। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए कि रिवर्सिबल के लिए इसने पूछा है कि रिवर्सिबल में इसमें क्या होगा, देखिए जितने भी रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उनकी कंडीशंस है। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है कि लेट्स सपोज आपने कोई एक प्रोसेस, मान लो आप ए से बी में गए और आपके कुछ थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर है,
आप बी टू ए आए तो वो थर्मोडाइनमिक्स पैरामीटर चेंज ना हो, एज इट इज रहे, राइट। तो किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए दो कंडीशन बहुत जरूरी है। क्या है? पहला, प्रोसेस मस्ट बी क्वाजिस्टेटिक, एंड द सेकेंड इज प्रोसेस मस्ट बी फ्री फ्रॉम ऑल डिसिपेटिव फोर्सेस। इसका मतलब अगर कोई रिवर्सिबल है तो उसको क्वाजिस्टेटिक तो होना पड़ेगा। क्वाजिस्टेटिक का मतलब होता है कि वेरी 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 स्मॉल, फ्री फ्रॉम द डिसिपेटिव फोर्सेस, जैसे कि फ्रिक्शन ना हो, उसमें विस्कोसिटी ना हो, ये सब डिसिपेटिव फोर्सेस में आएंगे। रिवर्सिबल का प्रोसेस है क्वाजिस्टेटिक, बहुत 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 स्लो उस प्रोसेस को होना चाहिए। पर क्या कोई क्वाजिस्टेटिक है, क्या वो रिवर्सिबल होगा? ना, क्वाजिस्टेटिक रिवर्सिबल होगा जरूरी नहीं है। क्वाजिस्टेटिक के साथ क्या होना चाहिए? उसके साथ नॉन डिसिपेटिव फोर्सेस भी होने चाहिए, तभी जाके क्वाजिस्टेटिक रिवर्सिबल बन पाएगा। अगर सिंगल क्वाजिस्टेटिक से हम लोग नहीं कहते कि ये रिवर्सिबल है या नहीं। तो पहला ऑप्शन जो है वो है ऑल क्वाजिस्टेटिक प्रोसेस आर रिवर्सिबल, नहीं कह सकते, राइट। बट ऑल रिवर्सिबल प्रोसेस आर क्वाजिस्टेटिक, बिल्कुल। अगर रिवर्सिबल है तो उसको क्वाजिस्टेटिक तो होना पड़ेगा, ये कंडीशन है। तो जितने भी रिवर्सिबल है वो क्वाजिस्टेटिक होगा। रिवर्स में थोड़ा सा डिसिपेटिव फोर्सेस भी ऐड होना चाहिए था, तो इसका जो है ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अगर आप देखोगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस द क्वाजिस्टेटिक, क्वाजिस्टेटिक आइसोथर्मल में यूज नहीं होता, बिकॉज जब हम लोग रिवर्सिबल में देखते हैं ना तो वेरी 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 स्लो की बात होती है, राइट। और दूसरा हम लोग उस पर डिसिपेटिव फोर्स की बात भी करते हैं, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। आगे चलते हैं। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन। अगर आप देखोगे तो C = Q by V, आपसे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस पूछा गया है, तो एप्सिलॉन नॉट A, मान लो कैपेसिटर लगा के चलिए ना, उसके बीच का डिस्टेंस D है, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मान लो फ्री स्पेस में है, तो एप्सिलॉन नॉट A एरिया ऑफ द प्लेट्स, D इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, राइट। तो अगर आप लोग देखोगे तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन व्हाट? डिस्टेंस। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑन इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ अ थिक लेंस, अगर हम इंक्रीजिंग कर रहे हैं थिकनेस ऑफ अ थिक लेंस, इट्स फोकल लेंथ। तो देखिए, जो फोकल लेंथ होता है ना थिक लेंस की, वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीज थिकनेस। जैसे जैसे आप क्या करोगे, थिकनेस उसका वो बढ़ाते जाओगे ना, लेट्स सपोज थिक लेंस का, राइट। अगर आप फोकल लेंथ ऑफ द थिक लेंस डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द थिकनेस, जैसे जैसे थिकनेस बढ़ाते जाओगे ना तो फोकल लेंथ डिक्रीज होती जाएगी, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। आप चाहो तो फॉर्मूला से भी इसको देख सकते हो। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? द एनर्जी बैंड इन द सॉलिड इज एन आउटकम ऑफ द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये फॉल्स पूछ रहा है, ठीक है ना, करेक्ट मत कर देना कौन सा रॉन्ग है, राइट। तो एनर्जी बैंड इन द सॉलिड इज एन आउटकम ऑफ द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, तो ये ऑब्वियसली होगा। एनर्जी बैंड है, अगर हम एटम्स है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का तो जरूर से क्या कर रहा होगा, उसको जरूर से ओबे कर रहा होगा, तो ये तो करेक्ट है। द आउटकम बैंड ऑफ एन इंसुलेटर इज प्रैक्टिकली एम्प्टी, यस यस अभी हम लोग मानते हैं, राइट, क्योंकि ठीक है ना, जो इंसुलेटर का जो बैंड होगा हम प्रैक्टिकली क्या मानते हैं? एम्प्टी, ताकि इलेक्ट्रॉन जो है बैलेंस से कंडक्शन के बीच में नहीं है होगा, तो इसका मतलब ये एम्प्टी होगा। प्रैक्टिकली हम लोग मानते हैं, थेटिकल ऐसा होता नहीं है, पर ये बिल्कुल सही है। द सेमीकंडक्टर आर इंसुलेटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, जी नहीं, ये 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, ये 0 केल्विन होता है। इसका मतलब यही गलत है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये गलत। तो अगर ये गलत है तो इसका मतलब ऑप्शन यही सही है, ठीक है ना। ट्राइवेलेंट एटम आर आल्सो एक्सेप्टर एटम, ऑब्वियसली बात है एक्सेप्टर एटम होगा, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन सी करेक्ट होगा, क्योंकि ये सही नहीं है, फॉल्स पूछा गया ना, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है ना। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, इन जनरल सीपी इज 3 to 5% हायर देन सीवी इन द सॉलिड। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो सीपी है, मतलब स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट प्रेशर, वो ग्रेटर होता है स्पेसिफिक हीट एट द कांस्टेंट वॉल्यूम इन द सॉलिड, और 3 to 5% ज्यादा होता है। कारण क्या है वो पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि वर्क एसोसिएटेड विद द वॉल्यूम चेंज, या चेंज इन इंटरनल एनर्जी, या बोथ, या नन ऑफ दीज, ठीक है। देखिए, जब हम लोग
डी क्यू लिखेंगे ना तो डी क्यू होता है डी यू प्लस पी डी वी। डी यू होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, पी डी वी है वर्क डन, राइट, एसोसिएटेड विद द सॉलिड। अब जरा देखिए, लेट सपोज सॉरी एसोसिएटेड विद द वॉल्यूम। अब यहां पर देखिए, अगर हम एट कांस्टेंट वॉल्यूम देखें तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे डीवी 0 हो जाएगा, तो आपके पास डी क्यू जो है वो डी यू है। मतलब जो हीट है, अब हीट कैपेसिटी क्या होता है भाई, आप पर ग्राम या पर मोल या पर यूनिट में आपको कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, तो वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वजह से। वो अगर कांस्टेंट प्रेशर है तभी भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वजह से, पर एडिशनल क्या है, एडिशनल पीडीवी। यहां पर भी अगर आप पर यूनिट स्पेसिफिक हीट को इंक्रीज करना चाहते हो, पर ग्राम स्पेसिफिक हीट को इंक्रीज करना चाहते हो, तो हीट रिक्वायर्ड, उसी को तो हम बोलते हैं ना स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट में क्या होगा, देखो डी यू वॉल्यूम वॉल्यूम, जिस समय वॉल्यूम और प्रेशर है तो डी यू तो सेम है, इंटरनल एनर्जी तो सेम है, लेकिन इसमें एडिशनल क्या होगा, पीडीवी होगा, मतलब वर्क डन, मतलब एक्सपेंशन ऑफ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम, वॉल्यूम चेंज होगा, राइट, एक्सपेंशन हो या कुछ भी, पर यहां पर क्या होगा, वॉल्यूम का चेंज होगा। तो आप जरा देखिए, अब पढ़िए, इन जनरल सीपी इज 3 to 5% हायर देन द सीवी इन द सॉलिड बिकॉज द वर्क एसोसिएटेड विद द वॉल्यूम चेंज। यही इसका करेक्ट होगा। चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो दोनों में, तो ए और बी तो हो नहीं सकते, फिर नन ऑफ दिस है नहीं, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, राइट। नेक्स्ट देख लेते हैं। आपसे पूछा गया मैच द बुलियन अलजेब्रा एक्सप्रेशन इन लिस्ट ए विद द ड्यूअल ऑफ, ठीक है ना, ड्यूअल पूछा गया, ड्यूअल एक्सप्रेशन इन द लिस्ट बी। देखिए आप इसका ना ऑप्शन ए देखिए, ऑप्शन ए में आपके पास दे रखा है ए, देखिए जरा, ए बी प्लस सी, आप इसको देखिए, ये बनेगा ए बी और ये बनेगा बी सी। अगर इसको आप ड्यूअल करोगे तो इसका ड्यूअल क्या बनेगा, दिस इज ए, देखो वेरिएबल चेंज नहीं होते, जो आपके पास ऑपरेशन है वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पे डॉट है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ए प्लस बी, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर एंड बन जाएगा, ये एंड ऑपरेशन है तो और बन जाएगा, वेरिएबल डजंट चेंज, यही होता है जब हम ड्यूअल करते हैं। तो ए प्लस बी एंड बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका मतलब जो आपके पास ए है वो किससे मैच कर रहा है, ए इससे, सेकंड से। तो देखो आप, ए जो है वो सेकंड से मैच कर गया, तो ए सेकंड से मैच कर रहा, तो ए का सेकंड होना चाहिए, तो ए का सेकंड मतलब या तो यहाँ ए का फर्स्ट है, ये तो वैसे भी नहीं था, यहाँ बी में भी ए का फर्स्ट है, तो ये ऐसे भी नहीं, ठीक है ना, डी में भी ए का थर्ड है तो ये वैसे भी नहीं था, तो ये तो वैसे भी करेक्ट हो गया था एक ही को देख के। अगर आपको ड्यूअल का इतना भी नॉलेज होता तो आपको एक और भी चेक कर लीजिएगा। जैसे आपको दे रखा है ए 0, तो अब वेरिएबल चेंज नहीं होगा तो ए को एज इट इज, यहाँ पर क्या है और है उसको प्लस कीजिए, ए बार को आप ए बार वेरिएबल चेंज नहीं करोगे, यहाँ 0 का क्या हो जाएगा 1, कोई है ऐसा, इसका मतलब जो बी का है वो थर्ड होना चाहिए, तो बी का थर्ड, क्योंकि बी में है ए बार, उसका जब ड्यूअल हमने किया तो ए और ये ए बार होना चाहिए, राइट, ए एंड ए बार इज इक्वल टू 1, राइट, ए बार इज इक्वल टू 1, तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो ऐसे भी पता ही लग रहा था, अगर आप बाय द वे इसी को अगर कर लेते हैं ना तो इसी से पता लग जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द लिस्ट 1 विद द लिस्ट सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट, राइट। सबस्टेंसेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आपको कोई भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना भी पता होता, क्योंकि ग्लास में थोड़ा कंफ्यूजन था। देखो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पता होता है 1.33 है, हालांकि यहाँ पे 1.30 हाँ ले सकते हैं, रेंजिंग है, तो ये बनेगा 1.33। तो अगर 1.33 है तो हमने क्या किया, वाटर का क्या था, जैसे ए था, है ना, वाटर का ए मैच कर रहा था 1.3, तो 2 से मैच कर रहा था, यहाँ देखिए। तो अगर ए 2 से मैच करेगा तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ए 2 से कहाँ मैच कर रहा था, ए आपका यहाँ पर 2 था तो सी हो सकता था, डी, ए भी नहीं बी भी नहीं। अब आप उसके बाद एयर पर आइए, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर किसी को पता है कितना होता है 1, तो इसका मतलब बी जो है वो मैच करना चाहिए था सी से, तो जो बी करेगा वो किससे मैच करेगा, सी से मैच करेगा। अब 2 ऑप्शन तो वैसे भी हमने पहले वाले से एलिमिनेट कर दिए थे, दूसरे वाले से देख लेते हैं। तो अगर आपके पास बी का जो है वो कितना होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए, तो ये भी एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन क्या है, डी विल बी करेक्ट। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक है ना, और भी आप देख लीजिएगा, फिर अब जो बचे वो आपके पास मिल जाएंगे कि क्राउन ग्लास का कितना होता है और फ्लिंट ग्लास का कितना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द
लिस्ट सेकंड, चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट, राइट। लिस्ट फर्स्ट है, लिस्ट सेकंड है। इसमें भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। कैसे? कुछ कुछ डाटा जो आपने पढ़ा हुआ होता है आप उसको इंप्लीमेंट जरूर कीजिएगा जब आप एग्जामिनेशन में होते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। जैसे सोर्स ऑफ गामा रे का लगता है कि ये रेडियो एक्टिव होगा, राइट, रेडियो एक्टिव डीके, क्योंकि अगर आप गामा रेज देख रहे हो तो वो रेडियो एक्टिव डीके होगा। पहले अल्फा होगा, बीटा, फिर बीटा में क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में होता है। जब एक्साइटेड स्टेट में अपना कहाँ आएगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो आपका गामा रे, गामा डीके होता है। तो इसका मतलब सबसे पहले सी का तो फर्स्ट होने वाला, तो सी का फर्स्ट दो ही ऑप्शन में था, तो इसका मतलब ये भी गया, ये भी गया। अब बचे ये दो। दूसरा आप लोग देखे होंगे जब आप एक्सरे देखते हो, एक्सरे में क्या होता है, इनर सेल इलेक्ट्रॉन निकलता है, क्योंकि आपने देखा होगा वहां पर करेक्टरिस्टिक एक्सरे भी आपके पास होता है, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा कि इनर सेल इलेक्ट्रॉन, तो इनर सेल इलेक्ट्रॉन का मतलब सोर्स ऑफ एक्सरे ये डी है, इसके साथ थर्ड होना चाहिए। अब देखो जो दो बचे, तो आपका जो क्या है, सी के साथ आपका क्या होना चाहिए, सी के साथ आपका थर्ड होना चाहिए, नहीं सॉरी, डी के साथ, डी के साथ, डी के साथ आपका, डी के साथ आपका थर्ड होना चाहिए। तो डी के साथ थर्ड कहां पे है, डी के साथ थर्ड है ए के पास, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो ऑप्शन ए करेक्ट था। बाकी अगर आपको नहीं भी पता होगा तो आपको जो चीजें आपको पता है उसको आप अप्लाई कीजिएगा, तो आपका या चार ऑप्शंस जो होते हैं उनमें से एक दो ऑप्शन ऐसे भी एलिमिनेट किए जा सकते हैं, राइट। जरा नेक्स्ट देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेल, ये तो आपको पता होगा ही, दिस इज 2, 8, 18, 32। अगर आप इनको देखोगे तो ये किससे, 2n स्क्वायर से होते हैं ना। आप n को 1 रखिए 2 आ जाएगा, 2 रखिए 8 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 18 आ जाएगा, 4 रखोगे तो 32 आ जाएगा। तो ऐसे आपके पास होता है 2n स्क्वायर, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है मैच द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ द डिफरेंट नंबर सिस्टम ऑन लिस्ट ए एंड लिस्ट बी। ये आपके पास है, पहले वाले को चेंज कर लीजिएगा। आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन जानते हो, डायरेक्ट शॉर्टकट आपको पता होना चाहिए। ये पोजिशनल वैल्यू होती है 1 2 4 8, 1001 को डायरेक्ट देखिए, जो तो 4 0 में है उसको हटा दीजिए, 8 और 1 9, 9 मिल गया। इसका मतलब जो ए है उसका 9 फर्स्ट ही करेक्ट है, तो ए का फर्स्ट, ए का फर्स्ट मतलब ए से जो मैच कर रहा है वो फर्स्ट है। ए से फर्स्ट कहाँ कहाँ मैच कर रहा है, देखो ए से सेकंड, ये तो ऑप्शन में होगा ही नहीं, ये तो करेक्ट है ही नहीं। ए का थर्ड, ये भी करेक्ट नहीं होगा, तो या तो बी है या सी है। उसके लिए एक और कर लीजिएगा, वो है 3a। 3a हेक्साडेसिमल है, ए को लिखते हैं हम 9 तक तो ठीक है, ए को लिखते हैं 10। हेक्साडेसिमल में आप लोगों को पता है कि एनी हेक्साडेसिमल, क्योंकि जो हेक्साडेसिमल और 4 बिट बाइनरी है उन दोनों की जो रेंज है वो सेम होती है 0 से 15, वो हेक्साडेसिमल की भी है और वो किसकी भी है, आप 4 बिट बाइनरी को। इसलिए कहते हैं कि किसी भी हेक्सामल, ईच डिजिट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 4 बिट बाइनरी। तो अगर आपको इतनी भी नॉलेज होती तो आप उसके आधार से उसको कर सकते थे। जरा देखिए, आप कह रहे हो कि किसी भी ईच डिजिट, अगर हम प्रत्येक बिट जो हमारे पास जो हेक्साडेसिमल में दे रखा है यहां पर, जैसे 3 दे रखा है और ए दे रखा है, तो हमारे पास 3 को भी हम लोग एज अ 4 बिट बाइनरी लिख सकते हैं और ए को भी हम एज अ 4 बिट बाइनरी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज रेंज ऑफ 4 बिट बाइनरी एंड द रेंज ऑफ हेक्साडेसिमल आर सेम, 0 से 15 दोनों की रेंज होती है। तो यहां पर देखिए ए 10 है, 10 को लिखोगे ये तो आपको पता ही है, ये पोजिशनल वैल्यू ऐसी तो होती है 1 2 4 8 ऐसे 16 है ना, ऐसे बढ़ती जाएगी। तो जब आप 10 को लिखना चाहोगे तो 10 को कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पर होना चाहिए 8 and 2, तो बनना चाहिए 1 0 1 0, तो ये तो 10 हो गया, ये बाइनरी में हो गया, ये बाइनरी में हो गया। अब यहां पर देखिए 3 को कैसे लिखेंगे, 2 1, यहां पर 1 1 होना चाहिए, अदरवाइज 0 0, तो 0 0 1। अब आप देखिए ये किससे मैच कर रहा है, जब आपने 3a हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो पता हो क्या बना, वो बना डायरेक्ट आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। जिनके पास क्लास नोट्स होंगे यहाँ पर, जिन्होंने मेरे पास पढ़ा होगा, उनको मैंने ये लिखवाया होगा बाकायदा, राइट। और वैसे भी आपको मिल जाएगा, अगर आपके पास कोई भी एक बुक है स्टैंडर्ड बुक, तो उससे आप डिजिटल में अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा कि किसी भी हेक्साडेसिमल के अगर आप ईच डिजिट को, मतलब ईच बिट को अगर आप लिखना चाहोगे तो एज ए 4 बिट बाइनरी लिख सकते हो आप, राइट। तो ऐसे हम लोगों ने भी इसको यूज कर लिया। तो यहाँ पर देखिए
कि ए से जो मैच कर रहा है वो ए से आई, द फर्स्ट, राइट। तो फर्स्ट में हमारे दो ऑप्शन वैसे चले गए थे। अब जो सेकंड है वो सेकंड हम लोग थर्ड से, तो सेकंड का जो है जो बी है उसका थर्ड होना चाहिए, तो बी का थर्ड। अब ए का फर्स्ट दो ऑप्शन में है, बी का थर्ड सिर्फ बी ऑप्शन में है, तो करेक्ट होगा बी, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। अगर आपको बीसीडी का भी नॉलेज ना होता, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल, तब भी आप इसको कर सकते थे। हालांकि आप इसको भी कन्वर्ट करते हैं तो ये भी आपके पास कन्वर्जन हो सकता था, राइट। तो आपको जरूरत ही नहीं थी, आप किसी दो को चेक कर लीजिएगा, आपका ऑप्शन मैच कर जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके पास मैच द लिस्ट विद द लिस्ट सेकंड, चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो ऑफ द लिस्ट। कलर दे रखा है, आप जानते हो कि हम लोग विबग्योर इसमें यूज कर सकते हैं। यहां से क्या होता है, वेवलेंथ सबसे, अगर आप लोग देखिएगा तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा यहां होनी चाहिए रेड की, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ होता है ना। अब आपके पास क्या दे रखा है, देखो आपके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो आपके पास सिर्फ ब्लू दे रखा है जो सबसे कम में है, अदरवाइज और तो नहीं दे रखा ना, ब्लू दे रखा और रेड दे रखा, तो रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो रेड का वेवलेंथ अगर सबसे ज्यादा है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि 400 टू 700 के आसपास ये पूरा रेंज होगा। तो आप यहां पर देखिए, अगर हम रेड का देखें तो रेड का जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा रेड किसका है, आप देखो इसमें दे रखा है, तो इसका मतलब रेड का ये होगा, तो जो रेड है वो फोर्थ जाएगा, राइट। तो रेड का मतलब ए जो है, ए का आपके पास फोर्थ है, तो आप सबसे पहले ए का तो फोर्थ देख लीजिएगा, राइट। तो ए का फोर्थ दो ऑप्शन में है, दो आप हटा दीजिए, ए का फोर्थ दो ऑप्शन में है, राइट। अब आप आइए नेक्स्ट, उसके बाद आप इधर से देखिए तो आपके पास क्या है, ग्रीन है, ब्लू है, फिर सबसे कम है ब्लू, राइट। सबसे कम है ब्लू, क्योंकि ये भी है लेकिन आपके ऑप्शन में ही नहीं है, तो ब्लू सबसे कम है। ब्लू सबसे कम कौन सा है, 450 टू 500 है, तो इसका मतलब ब्लू का जो डी है उसका होना चाहिए सेकंड, उसका होना चाहिए सेकंड। तो आप ये देखिए दो ऑप्शन तो ऐसे चले गए थे, अब बचा कि या तो ये करेक्ट होगा या ये करेक्ट होगा। अब जो आपका डी है, डी में आपका सेकंड होना चाहिए, तो यहां देखो यहाँ डी में फर्स्ट है, तो ये भी, इसको भी आप हटाइए, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, राइट। अरे क्लियर हो रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा वेवलेंथ का, ये विबग्योर का अगर जानते हैं कि वेवलेंथ, वैसे भी आपको सबसे वेवलेंथ सबसे ज्यादा रेड का होता है, ये तो आपको पता ही है। तो वेवलेंथ का अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर भी आपको पता होता, ये वैल्यूज भी नहीं पता होते, तब भी आपका ऑप्शन आप करेक्ट कर सकते थे, राइट। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, Which of the following statement can be used for the spectrum of radiation from the black body? देखिए ब्लैक बॉडी जो है वो बोसोन गैस का एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, राइट। तो इसका मतलब जितना भी आप जब ब्लैक बॉडी पढ़ते हो ना तो बोसोनिक है, तो अगर वो बोसोनिक है तो किसका मतलब क्या करेगा, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक को फॉलो कर रहा होगा, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, राइट। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन। ये 25 क्वेश्चन जो फिजिक्स के आपके एलटी मैथमेटिक्स में पूछे गए हैं, उन सभी का हम लोगों ने डिटेल सोल्यूशन किया। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और ये सोल्यूशंस आपके जो फर्दर एग्जाम हैं उसके लिए आपके लिए यूजफुल होंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।